आज हम लोग अब इसमें अल्टरनेटिंग करंट के बारे में और पावर कंज्यूम्शन, डिफरेंट सर्किट्स वेरिएशन, ये सब चीजें हम अभी तक लगभग सीख चुके हैं। तो मुझे लगता है जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए इसी चैप्टर में वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो आखिर इसे ट्रांसफार्मर कहते क्यों हैं? देखा हम सबने होगा ये, जहां पर भी हम रहते हैं तो आसपास कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर आपने दो खंबे होंगे, उनके बीच में एक बड़े सा रखा होगा कुछ। ऐसा देखा है, नहीं देखा है? यस सर। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ट्रांसफार्मर की जरूरत क्या पड़ी, पहला सवाल। और दूसरा, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। इंजीनियर जो जानता है वो काफी डेप्थ में होता है ट्रांसफार्मर। आप इस लेक्चर के बाद ऐसा नहीं है कि ट्रांसफार्मर बना लेंगे, लेकिन एक सामान्य समझ जो एक बच्चे को होनी चाहिए वो हो जाएगी। आप तो बच्चों, होता क्या है, एक्चुअल परेशानी क्या थी, पहले वो समझते हैं। आपको मालूम होगा कि कहीं पावर स्टेशन होते हैं, जहां पर पावर स्टेशन वहां होते हैं जहां बिजली बनाई जाती है। ये टावर है, यहाँ बिजली बनी, और यहां से मान लो 4000 किलोमीटर दूर आपका घर है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज होना है। ये इलेक्ट्रिसिटी घर के आसपास नहीं बनती, नॉर्मली काफी दूर बनती है अधिकतर मामलों में। चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो या एनटीपीसी हो, नेशनल थर्मल पावर, या जो भी रहा हो जिस वजह से बनी हो, तो इलेक्ट्रिसिटी को पूरे देश में ट्रांसफर करना पड़ता है, हर घर तक जरूरत पहुंचानी है। तो बच्चों, भारत में दो तरह की कंपनियां हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वाली, जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती हैं, और दूसरी जो ट्रांसमिट करती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह भेजती हैं, ट्रांसमिशन। तो आपने इसमें नाम सुना होगा एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। ऐसी बहुत सारी। अब तो हम विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, और इनको भी प्रमोट कर रहे हैं। इस तरह से बहुत एजेंसियां हैं जिनका काम है बिजली बनाना। बनाने के सोर्स अलग अलग हैं। ये बात समझ में आई? यस सर। एक कंपनी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जी फॉर ग्रिड, GRID, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये पूरे देश में एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करती है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बड़े बड़े टावर्स को कनेक्ट करती है अलग अलग जगहों पर। तो पूरे देश में एक नेटवर्क बिछाती है, ताकि अगर किसी हिस्से में बिजली की दिक्कत हो जाए तो कहीं दूसरी जगह से सप्लाई हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इवन बच्चों, कुछ सालों से हमने भूटान और नेपाल से भी काफी बिजली ली। भूटान और नेपाल से भी, और जगह से भी लेते। तो मतलब हमारे पास एक पूरा ग्रिड है पूरा, जो इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता रहता है, लेता रहता है। तो इसका काम इसको मेंटेन करना है और इन लाइनों को मजबूत बनाए रखना है। बिजली की सप्लाई बढ़ते जा रही है, बड़े शहरों में और जरूरत है, इंडस्ट्रियल एरिया में और जरूरतें हैं। इतना बड़ा नेटवर्क संभालना आसान काम नहीं है। कहीं से अगर हम बहुत ज्यादा बिजली खरीदते हैं तो वो बिजली इतनी होती है, तो उसको हमारे तार जो हैं वो भी इतने मजबूत होने चाहिए जो उतनी बिजली को सस्टेन कर ले। हम डिफरेंट वायर अलग अलग बिजली के लिए बनाए जाते हैं, कम या ज्यादा के लिए। आपका मोबाइल का चार्जर है,
उसके जो वायर हैं वो बहुत कम बिजली के लिए होते हैं। तो फिर लेकिन घरों में तो सप्लाई काफी ज्यादा बिजली होती है, तो फिर शुरू में एक एडॉप्टर होता है जो प्लग में लगता है, वो एडॉप्टर अडॉप्ट कर लेता है काफी कम बिजली, वो भी एक छोटा किस्म का ट्रांसफार्मर ही हुआ, उसको काफी कम में कन्वर्ट करता है ताकि आपका मोबाइल सेफ रहे। डायरेक्ट लगा दोगे ऐसे तो गजब हो जाएगा मोबाइल को। तो चार्जर में जो एडॉप्टर होता है, उस चार्जर केवल एक तार नहीं है, वो भी छोटा मोटा ट्रांसफार्मर है। अरे भाई समझ में तो आ रहा होगा सब? Yes, sir. हाँ ठीक है। अब क्या होता है बच्चों कि जब हम लोग बिजली इतने लंबे लंबे रूट पे ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, तो हम लोगों ने थर्मल एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिसिटी वाले करंटर में चैप्टर में ये पढ़ा था, H=I²RT था शायद। H फॉर हीट, थर्मल एनर्जी कितनी पैदा होती है, I²RT। तो बच्चों इतने लंबे तार होंगे तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा, मेरे ख्याल से आपने ये पढ़ा ही है, R=ρL/A। तो इसमें ये बताता R∝L, क्योंकि बहुत लंबे लंबे वायरिंग सिस्टम है, तो लंबाई बहुत ज्यादा होने से रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा हो जाता है, और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा बच्चों तो ये गर्म बहुत हो जाएंगे, बिजली की सप्लाई बहुत कम हो जाएगी। अब ये रेजिस्टेंस ऐसा चीज है जो ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ है, वायर की ज्योमेट्री मतलब लंबाई से, और वायर कितना मोटा है इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में A आ रहा है, πr²। तो हमारे इंजीनियर्स ने और साइंटिस्ट ने सोचा कि हम R पे तो ज्यादा काम नहीं कर सकते, I पे कर लेते हैं, I को हम रिड्यूस कर देते हैं बहुत कम, करंट बहुत ही कम करें और वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा दें। बड़ा जोरदार चीज है, सोचो। जबकि आपने ये पढ़ा ओम्स लॉ के हिसाब से, V∝I पढ़ा या नहीं? तभी तो V=IR हुआ। Yes, sir. और मैं यहाँ क्या कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसी डिवाइस बनाने की सोची जिसमें हम V को बहुत ज्यादा बढ़ा दें और I को बहुत ज्यादा कम कर दें, उल्टा। तो करंट बहुत ही कम, करंट अगर कम होगी और अगर 1 से कम हो गई मात्रा, तो किसी चीज की अगर अमाउंट 1 से कम होता है बच्चों, H से अगर 1 से कम होगा, तो आप लोग तो जानते हैं H² और भी कम होगा, 1 से कम होगा, हाँ Yes, sir. तो ये और छोटा हो जाएगा। तो ऐसा कोशिश करते हैं कि करंट बिल्कुल नाम मात्र की करते हैं और वोल्टेज बहुत हाई करते हैं। अब अगर ये एक्सप्रेशन निकालें तो ये काफी कम हो जाता है, H=I²RT। तो बच्चों वहां पर जो ट्रांसफार्मर जहां बिजली बनती है, मतलब पावर स्टेशन जो है, पावर स्टेशन के पास एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, क्योंकि ये जो बदलाव बिजली में जो करता है उसको ट्रांसफार्मर कहते हैं। वो ट्रांसफार्मर वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, करंट बहुत कम कर देता है। कई बार तो बच्चों ये 66,000 वोल्ट कर देता है। आपको घरों में जो सप्लाई होती है बच्चों, लेफ्ट में देखिएगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ, 220 वोल्ट पे होती है, और सप्लाई कर दी हमने इतने बड़े हाई वोल्टेज पर। तो ये सप्लाई अगर घर में हो जाएगी तो जितने हमारे इक्विपमेंट हैं इलेक्ट्रिक, वो सब के सब उड़ जाएंगे, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सब जल जाएंगे, इतनी हाई। और अब इसको आराम से आप ट्रांसफॉर्म करिए। अब आपका शहर आ गया, जो भी है, हल्द्वानी है, द्वाराहाट है, दिल्ली है, कोई भी शहर है, यहाँ शहर में आने से पहले फिर एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, जो इस बार वोल्टेज को डाउन करेगा, 220 वोल्ट पे लाएगा, और करंट को नॉर्मल लेवल पे लाएगा, बढ़ाएगा। अब इसके बाद पूरे शहर में इसकी सप्लाई होगी।
तो ट्रांसफार्मर आपको यहां से यहां तक बीच में आपका बिजली का खर्चा बहुत ही कम कर देता है। और दूसरा फायदा यह है कि लोग बिजली चोरी बहुत करते हैं इस देश में। कहीं से भी बिजली के तार जा रहे हैं तो अपने घर से तार डाल देंगे उस तार में, और रात भर जला लेंगे, सुबह निकाल लेंगे। क्या करोगे आप? कहाँ कहाँ चेक इन करोगे? और बिजली चोरी बहुत बड़ी आफत है, उससे भी निजात मिल जाएगी आपको, क्योंकि 66,000 वोल्ट पे कोई लाइन तार नहीं डालेगा गलती से भी। तो ट्रांसफार्मर दोनों काम करता है। पावर स्टेशन वाला जो ट्रांसफार्मर होता है बच्चों, वो कैसे काम करता है उसकी थ्योरी में आगे बताऊंगा आपको। जो पावर स्टेशन वाला होता है उसको नाम से ही क्लियर है, यहाँ वोल्टेज बढ़ानी है तो इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और जब हमारे शहर के पास जो लगा होता है, जाहिर सी बात है क्योंकि वोल्टेज वहां घटानी है, तो उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो बड़ा सिंपल कंस्ट्रक्शन है कंसेप्चुअली। कंसेप्चुअली कंसेप्ट ये है। तो स्टेप अप कहाँ लगा होगा? जहां वोल्टेज बढ़ानी होगी। स्टेप डाउन कहाँ लगा होगा? जहां वोल्टेज घटानी होगी। फिर आपके शहर से आगे अगला शहर होगा। आपके शहर की बिजली थोड़ी होगी, एक तार दे दिया जाएगा, आपके शहर का हो गया, बाकी बिजली आगे बढ़ते जाएगी। बच्चों, अगर तमिलनाडु या केरल में बिजली का बल्ब लगा हो और कश्मीर में बिजली का स्विच हो, तो भी चिंता मत करो। स्विच ऑन करने के बाद बल्ब उतनी जल्दी जलेगा वहां भी जितनी जल्दी आपके कमरे में चलता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी भी ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से ही भागती है। तो 3 लाख में तो पूरे अर्थ का भी अगर सोचोगे रेडियस, तो 6,500 किलोमीटर है। कहाँ 3 लाख, कहाँ 6,500, और कहाँ ये कश्मीर से कन्याकुमारी, कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए बिजली ऐसा नहीं है कि द्वाराहाट में रुकेगी फिर हल्द्वानी जाएगी, फिर हल्द्वानी में रुकेगी दिल्ली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। उसकी स्पीड जबरदस्त है। आप दुनिया के किसी कोने में बल्ब रख दीजिए, किसी कोने में स्विच रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको महसूस ही नहीं हो पाएगा टाइम लैग कि आपने स्विच दबाया और उतनी देर में बल्ब ऑन हुआ, नहीं तो कोई फर्क, आपको उतना ही महसूस होगा। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर की जरूरत क्या होती है? तो इसका नाम ट्रांसफार्मर क्यों होता होगा? क्योंकि ट्रांसफॉर्म कर देता है इलेक्ट्रिसिटी को। आज तक जो हमने पढ़ा उसमें V प्रोपोर्शनल टू I पढ़ रखा है हमने, तो हमें लगता है भाई यही हो सकता है। नहीं, यहाँ आज हमने गजब कर दिया। हमने V प्रोपोर्शनल टू एक तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया। और ट्रांसफार्मर के फायदे क्या इतना क्लियर हो पाया आप लोगों को? यस सर। ठीक हो गया यार। ट्रांसफार्मर की बेसिक समझ तो हमारी बनी। तो हम थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन पे आगे बढ़ते हैं। चलो अब कॉपी पे लिखना शुरू करिएगा। तो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए बच्चों ऐसा करते हैं, छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। एक मेरे पास फ्रेम है, ऐसा बना लेते हैं छोटा। एक इससे बाहर वाला फ्रेम का मतलब 2 साइड से होगा इसका, ठीक है। और इसमें वायर लपेटा, एक वायर ऐसे दे दिया, एक वायर यहाँ पर कुछ EM अल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगा दो। ये प्राइमरी कॉइल हो गई हमारी, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। और सपोज इसमें I करंट फ्लो हो रही है,
ये I1 कर दें तो ठीक है, उधर भी दूसरी बन, ऐसा इधर भी कर लो भाई, कुछ वायर इधर भी लपेट दो, ये आ गया। और इसमें कोई रेजिस्टेंस भी लगा दो आर, ये मोटे तौर पर सेकेंडरी हुई। दो कॉइल हो गई, इंडक्शन कॉइल, तार लपेटा, तो साहब हमारा ट्रांसफार्मर बन गया। एक साइंस के बच्चे के लिए इतना ही बहुत होता है, क्योंकि उसे कंसेप्ट समझना होता है। तो ये बना लीजिए आप फटाफट। अब इसके लैंग्वेज पे काम करते हैं थोड़ा सा। बना लेंगे तो बता दीजिएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सर बना लिया। अच्छा, निवेदिता बना लिया। हाँ बना लिया। चलो बच्चों, फिर हम आगे बढ़ा जाए फिर अब। ठीक है, तो ये एक जो बीच में फ्रेम था बच्चों, ये हमारे पास सॉफ्ट आयरन का होता है। सॉफ्ट आयरन इसलिए होता है ताकि जल्दी से मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज हो जाए, क्योंकि हमारी करंट एसी है, डीसी नहीं है। अच्छा, तो हम लोग इसमें तार लपेटते हैं। पहला एक सोर्स बिजली का ईएमएफ जो है, ये मान लो E1 सोर्स मैंने दे दिया, और मैग्नेटाइजेशन का ही इम्पैक्ट है, तो दूसरे में भी करंट फ्लो होगी सेकेंडरी, तो सेकेंडरी प्रभावित होगी फर्स्ट की वजह से। ट्रांसफार्मर का बेसिक काम ये है। होता क्या है बच्चों, अभी हम इसको प्रूफ करेंगे, लेकिन मैं वैसे बता दूं। नंबर ऑफ टर्न पहले N1 थे मान लो, बाद में नंबर ऑफ टर्न N2। टर्न माने तार लपेटना। प्राइमरी को आपने फ्रेम में कितनी बार तार लपेटा है, ये N1, और ऐसे सेकेंडरी वायर कितना लपेटा है, N2। अगर आपने N2 को ज्यादा कर दिया, N2 इधर होंगे ना, जिधर मैं एरो बना रहा हूं ये, और N1 हाँ N1 इधर होंगे लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में जो आपके तार लपेटा हुआ है वो N1 होंगे, नंबर ऑफ टर्न, और N2। बच्चों, अगर N1 से ज्यादा N2 हो गए, तो इसका मतलब है कि ये वोल्टेज को बढ़ाएगा बाद में और हाई वोल्टेज बनाएगा, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। और अगर N1 ज्यादा होंगे, N2 कम होंगे, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जो टर्न है इनका बड़ा रोल है। तो आप अभी जो आपने बनाया वो तो एक जनरल बना दिया, बाद में आपका जब वाइवा होगा तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। टीचर ऐसा बना देते हैं कि इधर तो टर्न इतने सारे बना दिए और इधर 2 ही 3 ही बनाए। उन्होंने कहा यार बच्चों ये बताओ, ये N1 टर्न है, ये N2 है ट्रांसफार्मर में, तो ये बता दीजिए कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो आप लोग क्या बोलेंगे? स्टेप वन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। आपको ज्यादा टर्न कहाँ दिख रहे हैं, N1 में, N2 में? साइन में। मन में। तो बेटा जब ट्रांसफार्मर को मैंने कहा था, अगर N2 ज्यादा होगा तो स्टेप अप, N2 कम है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आप लोग ये बताओ, आपके मोहल्ले में जो लगा होगा ट्रांसफार्मर, वो कैसा होगा? सर स्टेप अप। स्टेप अप, यही चाहा था? यस सर। क्या हो गया बेटा आपको? स्टेप डाउन होगा। मानवेंद्र, 66,000 वोल्ट की लाइन आ रही है, उसी को घर में डालना है क्या? आपको उसे 220 वोल्ट पे लाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस है कि आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए। स्टेप अप होता है जो पोटेंशियल के हिसाब से नाम पड़े, करंट के हिसाब से नहीं।
वोल्टेज बढ़ाना है तो स्टेप अप, वोल्टेज घटाना है तो स्टेप डाउन। 220 वोल्ट, और जो कई बार शहरों में छोटी लाइनें भी होती है, मैंने 440 वोल्ट वाली भी देखी है। 20,000 वोल्ट, 66,000 वोल्ट, ऐसी लाइनें होती हैं बड़ी बड़ी। तो बड़ी लाइन से फिर छोटी लाइन, छोटी लाइन से मोहल्ले तक बिजली इस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है। तो इसलिए भाई चलिए हम इस पे बात कर लेते हैं। तो लिखिए, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड either to obtain a high AC voltage, from a low voltage AC source, from a low voltage AC source, और vice versa। तो ज्यादा वो सारा खेल लैंग्वेज वोल्टेज के हिसाब से बनेगी, तो कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, तो ये तो हुआ ट्रांसफार्मर करता क्या है। व्हाट इज ट्रांसफार्मर? अगर टीचर ये पूछते हैं, घबराना नहीं है। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस एक्चुअली which transform a voltage from high to low or low to high। बस अगर वोल्टेज बढ़ाए तो स्टेप अप, वोल्टेज घटाए तो स्टेप डाउन। इसी बात को आप कॉइल की मदद से भी कह सकते थे। तो अब इसमें होता क्या है, इसके बारे में नई लाइन से लिखिए। टू कॉइल्स आर बाउंड सेपरेटली on a laminated soft iron core, on a laminated soft iron core। One of the coil is called secondary primary, one of the coils is called the primary, and the other is called primary inverted fundamental, and the other is called secondary। एक को प्राइमरी कहते हैं, एक कॉइल को एक सेकेंडरी। तो जो ओरिजिनल आपके पास एसी सोर्स होगा वो हमेशा किससे जोड़ेंगे हम? प्राइमरी से। तो ये भी लिख लीजिए, जो जो दिख रहा है ऊपर वही लिखना है भाई। द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज the original source of alternating voltage is connected across primary। तो बच्चों इससे क्या होगा, मैग्नेटिक सब कुछ आप जानते हैं। तो एक इंडक्शन से इंड्यूस्ड ईएमएफ दूसरे में पैदा हो जाएगा नहीं?
हाँ Yes. तो ये लाइन भी लिख लेते हैं, लिखिए एन इंड्यूस्ड ईएमएफ appears across the ends of the secondary which is used to drive current in the desired circuit. In the desired circuit. तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल पे आते हैं। पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया है। अच्छा चलो बढ़िया है यार। तो नई लाइन से लिखते हैं बेटा। पहले में टर्न मान लो n1 है, नए पैराटो लिखिए। सपोज देयर आर n1, कैपिटल ही यूज कर रहा हूं मैं सब जगह आज, तो कैपिटल ही चलते रहिएगा। इसको सपोज there are n1 turns in the primary and n2 turns in the secondary. ठीक है, और हमने ईएमएफ लगा रखा है E1 प्राइमरी में। ये भी लिख देते हैं। लिखते समय ध्यान से सोचते भी रहा करो क्या लिख रहे हो। एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ E1 is applied across the primary तो इससे करंट कितनी हो रही है I1 ना, which produces a current I1 in the primary circuit and I2 in the secondary. तो I1 करंट प्राइमरी में है, डायग्राम में देखते रहिएगा। और फिर मैग्नेटाइजेशन, इंडक्शन, वो सारी चीजें हम कई बार बोल चुके हैं। तो उसकी वजह से सेकेंडरी में I2 करंट पैदा हो गई। यहां तक की बात होगी। यहां तक क्लियर है? हाँ Yes. अच्छा चलो ठीक है। तो बच्चों पहले सर्किट में अगर आप देखेंगे तो E1 इक्वल टू, आप तो जानते हैं, तो E1 माइनस नेट होगा N1 इन द फर्स्ट लूप कर दो, जो फर्स्ट लूप फ्रॉम देखो मेन ईएमएफ E1 है और पहले में इंडक्शन की वजह से ऐसा तो होगा ही होगा d5/dt। तो जो लेफ्ट साइड प्राइमरी है उसमें कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो ये जीरो होगा नहीं। नेट ईएमएफ इक्वल टू IR हुआ ना, V इक्वल टू IR। हाँ, और आर है नहीं तो उसे हाँ, जीरो ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो E1 होगा N1 तो d5/dt होगा।
क्वेश्चन 1 है। ऑल्सो ऐसे जो E2 होगा वो ऐसा ही होगा, लेकिन वो N1 नहीं, क्या होगा, N1 चीज क्या आ जाएगा इसमें, इंडक्शन है तो ये हमेशा अपोज करेगा कि जब आप बढ़ा रहे होंगे चीजें तो ये कम करता है, आपको मालूम होगा, तो इसलिए माइनस साइन लगाए इस पर, लेंज लॉ और बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए। क्लियर है? यस। ठीक। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से E2 अपॉन E1 करूं तो कितना आएगा, सोचिए, E2 अपॉन E1 माइनस N2 अपॉन N1, d5/dt दोनों में है, कट जाएगा, या फिर E2 इक्वल टू माइनस N2 अपॉन N1 इंटू ये क्या E1। है? हाँ ये आप जैसे याद करना चाहो आप लोग, ये दोनों महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, इनसे कई सवाल होंगे हमारे। अगर मुझे ईएमएफ मिल जाएंगे 2 कॉइल के और 4 में से 3 चीजें दे रखी होंगी, 1 चीज नहीं, पूछा जाएगा, सवाल ऐसे ही बनता है। अब यहाँ माइनस साइन का मतलब समझिएगा, इसका मतलब बच्चों कि जिस समय पहला वाला ईएमएफ ऊपर होगा उस समय दूसरा वाला नीचे होगा, और जिस समय पहला वाला नीचे होगा दूसरा ऊपर होगा, तो दोनों में फेज डिफरेंस 180 डिग्री या पाई का होगा या नहीं? हाँ। यस। तो आप यहाँ पर नहीं ये लिखिएगा, इस बात को समझते हुए कि माइनस साइन टीचर ने पूछा क्या बताता है, हियर नेगेटिव साइन shows that E2 is 180 डिग्री या ब्रैकेट में और पाई आउट ऑफ फेज विद E1। तो ये पहला आर्टिकल हमारा पूरा हुआ। इसमें 2 चीजें होंगी, ये तो ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ी सी जानकारी वाला और एक मिनिमम ये वाला, और दूसरा जो पावर ट्रांसफर था जो असली काम था वो एक पूरा डेरिवेशन और चाहिए, अगली क्लास होगी उसमें। इस क्लास में अब इतना ही टाइम है। तो बच्चों ये जो लास्ट में इक्वेशन 3 है थोड़ा उसको समझिए। माइनस साइन का मतलब है, आप टीचर को ये बताएं, टीचर अगर E1 अभी एक्स एक्सिस से ऊपर है तो E2 नीचे होगा, और अगर E1 नीचे है तो E2 ऊपर होगा, तो दोनों पाई का फेज डिफरेंस होगा। उसको आउट ऑफ फेज भी कहते हैं, कि आउट ऑफ फेज होते हैं E1 E2, मतलब दोनों का फेज डिफरेंस 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री का मतलब होता है बच्चों आउट ऑफ फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर एक सरल शब्दों में कहूं इधर को जाएगा तो दूसरा ठीक इधर को जाना चाहिए, तभी तो 180 डिग्री होगा बीच, ठीक है ना, अपोजिट टाइप का। अब क्योंकि ये डीसी नहीं है एसी है तो ये वाला डायग्राम हम कम बनाते हैं, वो ऊपर नीचे वाला समझाते हैं। कितना क्लियर है? यस। ठीक, तो हम लोग 7:45 पे मिलते हैं और पावर ट्रांसफर पे एक डेरिवेशन और करते हैं, तो ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो जाएगा आज। थैंक यू। 7:45 पे।